चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड, बेस और साल्ट के बारे में जानेंगे। मतलब अम्ल, लवण और क्षार की जो बेसिक बातें हैं, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को कहीं बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको इतना सिंपल तरीके से सारी बातें समझा दूंगा ना कि आपको बुढ़ापे तक जीवन भर याद रहेगा। मेरी गारंटी यही है। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग जानते हैं एसिड, बेस और साल्ट। एसिड का मतलब होता है अम्ल, बेस का मतलब होता है क्षार और साल्ट का मतलब होता है लवण, जिसको नमक भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो हटाइए वो बात है। ठीक है ना, तो एसिड, बेस और साल्ट के बारे में तो सबसे पहले एसिड के बारे में जान लेते हैं, फिर बेस के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे साल्ट के बारे में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जाने एसिड का मतलब होता है अम्ल। अम्ल होता क्या है बुआ? देखो, अम्ल कहते हैं किसे हैं? तो अम्ल जो होता है ना, स्वाद में पकड़ देखी जाए, स्वाद में जो अम्ल होता है ना, खट्टा होता है। और कभी अम्ल जैसे नींबू होगा, नींबू क्या होता है? उसमें आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, तो वो क्या होता है? एक अम्ल होता है। अब नींबू को आप खा कर देखिए, खट्टा नहीं लगता है एकदम, स्वाद में वो क्या होता है? खट्टा होता है। कभी चूस कर देखिए, नींबू को खा कर देखिए, खट्टा लगता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, एकदम स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन क्षार की यदि स्वाद देखी जाए तो भाई कड़वा होता है, एकदम खैबदा, जिसे छोड़िए। तो अम्ल समझ जाए ना बुआ, अम्ल स्वाद में खट्टा और ये क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे राख हो गया, आप खा कर देखिए, कोनो चीज में कड़वा लगता है, एकदम कड़वा। जैसे लौंग देखिएगा, लौंग क्या होता है? ये मतलब एक तरह का क्षार होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि लौंग का एकदम कड़ा लगता है, इलायची उलायची खाए एकदम कड़ा, खाने का जी नहीं करता है। ठीक है ना, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टा लगेंगे और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? वो कड़वा लगते हैं। ये बात है, स्वाद की बात बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ओठलाली का कौन सा स्वाद होता है? देखे हैं कभी? वो कैसे बनता है उस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। क्या होता है ना कि कई तरह के मांसों और खून का यूज करके बनाई जाती है, उस पर मैं ऑलरेडी मतलब बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो स्वाद अम्ल का क्या होता है? खट्टा। ठीक है ना, और उसमें भी तरह तरह का अम्ल मिलल रहता है। याद देखिएगा, भाई अम्ल जो है क्या है? खट्टा होता है। जो बेस होता है आपका, भस्म या क्षारक इसको कहते हैं, इस स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और देखिए यहाँ पर, और जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र वो क्या करता है? लाल करता है। एक प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ कि जाके कर सकते हैं। नींबू तोड़ लीजिएगा आप, और नींबू तोड़ने के बाद इसके पास नीला कोनो पत्र लीजिएगा, तो देखिएगा नीला को क्या करेगा? लाल बना देगा। इसका मतलब समझिएगा कि नींबू क्या है? एक अम्ल है। तो अम्ल की खासियत होता है, उसके पास नीला कोनो चीज ले जाएंगे ना तो ससुरी वो लाल बना देता है, नीला चीज ले जाएंगे क्या बना देगा? लाल बना देगा। ठीक है, तो समझ आ रही बुआ? तो जवान नीला को लाल बना, नीला को लाल, लीना को लाल, लीला लीला, नीला नीला को क्या कर? लाल बना दे। तो अम्ल की खासियत होती है, नीला लिटमस पत्र को ये क्या करता है? लाल बनाता है। क्या बनाता है? लाल बनाता है। ठीक है ना, लाल बनाने का काम करता है बुआ। और ये क्षार उल्टा हो जाता है, ई ससुरी लाल को क्या करता है? नीला बनाता है। यानी यदि क्षार के पास, जैसे क्षार के पास यदि आप ले जाएंगे, क्षार के पास यदि आप क्या करेंगे? किसी लिटमस पत्र को ले जाएंगे, लिटमस पत्र आपका क्या? लाल होना चाहिए। लाल लिटमस पत्र को ले जाएंगे तो क्या बना देता है? नीला बना देता है। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अम्ल क्या होता है कि अम्ल जल में, मतलब जलीय विलयन में वो H+ आयन देने का काम करता है। आर्हेनियस एक नाम के वैज्ञानिक थे जो दिए थे कि जलीय विलयन में जो अम्ल होता है वो पूरी तरह से आयनित होकर H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? H+ आयन प्रदान करता है। तो ये जो अम्ल होते हैं वो H+ जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं ना वो OH- आयन प्रदान करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये HCl है। HCl ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आमाशय में अम्ल पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। पेट देखे हैं कभी? उसमें ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। ये क्या है? एसिटिक अम्ल। मतलब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। अब ई जो अम्ल होता है ससुर, ई क्या करता है? यहाँ से H+ आयन निकलेगा। इसका जलीय विलयन आप करके देखिए, वहां से क्या निकलेगा? आपका H+ आयन निकलेगा। ठीक है ना, तो सारी बातें क्या थोड़ा सा समझने वाली है। देखिएगा H2SO4 क्या हो गया? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये भी क्या होता है? यहाँ से भी आपको अम्ल निकलेगा, मतलब यहाँ से भी H+ आयन निकलेगा, यहाँ से भी आपका एसिटिक अम्ल से भी H+ आयन निकलेगा। तो जो H+ आयन प्रदान करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। ठीक है, आज जो OH- आयन प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षारक या भस्म कहते हैं। क्या कहेंगे? क्षारक या भस्म कहते हैं। ठीक है ना, यह भस्म को जब जल के साथ मिला देंगे तो वो आपका क्षार कहलाएगा। मतलब जल में घुले भस्म को, चाहे
जब जल के साथ भस्म को या क्षार को घुलाया जाता है, बेस को घुलाया जाता है, तो वो क्लियरली आपका क्षार का रूप ले लेता है। क्या लेता है? क्षार का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो जलीय विलयन में भस्म जो होता है OH माइनस आयन प्रदान करता है। क्या करता है? OH माइनस आयन प्रदान करता है। इसका एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? एक तरह का आपका क्षार है, ठीक है। एक बार समझिए, अम्ल स्वाद में खट्टा है, लेकिन क्षार जो होता है, जो आपका भस्म होता है क्षारक, वो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करता है। अम्ल H+ आयन जलीय विलयन में प्रदान करता है, लेकिन ई जो क्षारक होता है, ई जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करेगा, देख सकते हैं। इसके एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या अम्ल है और ये सब क्या आपका भस्म है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में भस्म का आपको दे रहा हूँ। साबुन देखिए, साबुन किससे मिलकर बनता है? तो NaOH KOH, मतलब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज करी जाती है। ये सब क्या होता है? क्षार होता है। तो आप लाल कोनो पत्र लेकर जाइएगा, साबुना में ढुका दीजिएगा, देखिएगा वो क्वेश्चन हो जाएगा ससुरू लाल लीजिएगा तो नीला रंग का हो जाता है। आप करके देखिएगा, साबुन के सतह पर कोनो आप लाल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप बेटर से याद रखिएगा। कभी कल होता क्या है कि देखिए, कभी कल होता है क्या है कि जैसे नींबू का रस 30 पर गिर जाता है, तो गिरने के बाद उसको आप जब साबुन से साफ करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो आपका फिर से नीला रंग का हो जाता है, ठीक है ना। करके देखिए, ये सब प्रैक्टिकल है, अपने मतलब अगल बगल के सब प्रैक्टिकल है, मौजूद है। तो समझ में आ रही हुआ, अम्ल और क्षार में आप अंतर समझ गए। भौतिक गुण के आधार पर हम इसका रासायनिक गुण भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसकी बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। तो अम्ल क्षार समझ गए। अब देखो, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसके अंदर अम्ल उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे संतरा या नींबू का रस, ये दोनों रस में जो होता है ना, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा जा सकता है। संतरा और नींबू में नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिए, सिट्रिक अम्ल। जैसा सेब होता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल, देख सकते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ रही है बुआ? तो इन सारी चीज़ों को जो ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और चाय में टैनिक अम्ल और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है, याद कर लीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखें एसिटिक अम्ल, ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो एक क्वेश्चन और भी करता है कि 6 से 8% जब आप एसिटिक अम्ल लेंगे ना, तो उसको जानते हैं क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सिरका कहते हैं। याद रखिएगा, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहेंगे? सिरका। ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 6 से 8% ले लेंगे ना एसिटिक अम्ल, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सिरका कहलाता है। याद रखिएगा, ये आपकी कुछ पदार्थ में कुछ अम्ल था जिसकी मैं चर्चा किया हूँ, ठीक है ना। अब इधर आते हैं जरा सा। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा अम्ल और क्षार की और बेसिक बातें जानते हैं। देखो, कहने का मतलब जब भस्म को जल में घुलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर थोड़ा सा अम्ल की और डीप में जानते हैं। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है? ध्यान दीजिए, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है? देखो, वो सांद्र अम्ल में क्या होता है? सांद्र अम्ल में जो होता है ना, जल की अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी और जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ मौजूद है जिसमें अम्ल बहुत ज्यादा होता है और जल की मात्रा बहुत कम होती है। तो जिसमें अम्ल बहुत ज्यादा हो और जिसमें जल की मात्रा क्या हो? बहुत कम हो, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है सांद्र जल। सांद्र जल मतलब जिसमें जल की मात्रा, सांद्र का मतलब नहीं जल की मात्रा नहीं है और तनु का मतलब उसमें जल की मात्रा है, ठीक है ना। तो सांद्र जल का मतलब उसमें अम्ल अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो कौन लड़का है चाहे लड़की है, लड़कियों को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो बुरा मत मानिएगा, सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो कि लड़की है, कोई लड़की, दो तरह का लड़की लेकर चलो। एक लड़की बहुत सुंदर है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घमंड है, और एक लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर भी है। अब बताइए दोनों में अच्छा कौन होगा? पहला ये था कि सुंदर है लेकिन उसमें तनिको घमंड नहीं। याद देखिए, ऐसी लड़की, दो तरह की लड़की लेकर चला हूं। एक सुंदर है जिसमें तनिको घमंड नहीं है, और एक घमंडी है जो तनिको सुंदर नहीं है। अब बताइए दोनों में अच्छा कौन होगा? तो जो सुंदर है, घमंडी नहीं है, वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। याद रखिएगा, कभी फेस वॉश और सुंदरता पर मत जाइएगा, ना तो बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा, जब जाना है तो उसकी क्वालिटी पर, वो कितना पढ़ल लिखल है और कितना अच्छा से हमारे परिवार को चला सकता है, इसी पर जाना है। याद रखिएगा, आना तो दहेज लेने के चक्कर में बुआ कुछ आ जाएगा। धान नियर होता नहीं है, जौ के साथ साथ गेहूँ सब घुनो सब पिसा जाता है, ठीक है ना। तो ये लाइफ आपकी है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पर थे कि सांद्र का मतलब क्या होता है? जौना में अम्ल ज्यादा हो,
मतलब सुंदरता नहीं, सुंदरता नहीं, जहाँ में अम्ल ज्यादा हो मतलब उसका गुण एकदम ज्यादा हो, वो हर तरह से परिवार को लेकर चल सके, ठीक है ना। तो जहाँ में अम्ल ज्यादा हो और जल कम हो मतलब अहंकार घमंड सुंदरता ये सब कम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा जल की मात्रा कम होगा उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो तनु अम्ल बन जाएगा। तनु अम्ल का मतलब जहाँ में जल अधिक हो अम्ल कम हो, मतलब जो खूब सुंदर हो घमंडी हो, कोनो काम धाम नहीं करे, तो वो होता है तनु अम्ल। क्या होता है, तनु अम्ल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा जल की मात्रा कम, और तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तो ये सांद्र अम्ल समझ गए, ऐसा अम्ल, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र, और ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो उसे हम लोग कहेंगे तनु विलयन, ठीक है ना। अब देखो अम्ल भी दो तरह के होते हैं, एक मजबूत अम्ल होते हैं और एक कमजोर अम्ल होते हैं। मतलब एक स्ट्रॉन्ग होता है एक वीक होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल क्या होता है, देखो प्रबल अम्ल क्या होता है, ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं, मतलब पूरी तरह से घुल जाते हैं और घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, तो उससे हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। प्रबल अम्ल का मतलब समझ, जौन पूरी तरह से घुल जाए और घुलने के बाद H+ आयन प्रदान करे। जैसे मान लो कौन लड़का है पूरा दिन रात मेहनत कर दिया, साथ अब मेहनत करके कुछ हासिल कर लिया लक्ष्य, तो वो भाई H+ अब आयन प्रदान करे, मतलब अब पैसा प्रदान करे। शुरू में तब खूब मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, पूरी तरह से पढ़ाई में वो घुल गया ससुरी, और घुलने के बाद क्या हो गया, अब अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और जब अपन लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो अब तो भाई लाइन लगा देगा नोट के, छोड़ेगा नहीं तनिको। तो वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। लेकिन जौन किताब लेके बैठ रहा है, किताब में अपनी हीरोइन का फोटो डाल के पापा मम्मी से करेगा पापा मम्मी हम पाल रहे हैं, तो कोनो लाइक नहीं बनेगा। याद रखिएगा वो किस में आ जाता है, वो दुर्बल अम्ल में आता है, वो दिखावटी पढ़ाई करता है सब। अब पढ़ने वाला जो प्रबल होता है ना, वो दिन रात एक कर देता है, अपना गोल के वो हासिल करता है। गोल के हासिल करने के बाद वो H+ मतलब पैसा प्रदान करेगा, धन दौलत कमाएगा, इज्जत कमाएगा। लेकिन आज जौन कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा लड़का या लड़की होता है सब कि शुरू में क्या करेगा, सब पैसा कमाने का सोच लेता है, सब H+ आयन कमाने का, मेहनत कर भी नहीं करेगा लोग, अब पैसा कमाने के लिए सोच लेगा। अरे देखो पैसा जो होता है ना, वो हम लोग का है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर पैसा होता तो कोनो काम करते हैं, सोचते हैं ना, अरे पैसा होता तो हम लोग कोनो काम करते हैं। लेकिन पैसा उल्टा कहता है कि अगर तू कोनो काम करेगा तब ही हम आएंगे। और रियल में आप जब तक कोनो काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, पहले काम फिर पैसा, पहले काम फिर पैसा। तो कोनो काम करो यार, पैसा तो अपने आप मिल जाएगी। एक बात याद देखिएगा, अपने पैर पर हमेशा आपको खड़ा हो जाना है। नहीं खड़ा होगी ना तो याद देखिएगा जो दुनिया है ये सब बाप की कमाई पर खाने वाला औलाद को धक्का मार के निकाल देगा। तो बचपन से ही अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करो, किसी लायक बनने की कोशिश करो। समझ में आ रही है। प्रबल अम्ल समझ है ना बुआ, प्रबल अम्ल का मतलब पूरा जौन जल में घुल जाए ससुरी, और घुलने के बाद H+ आयन प्रदान कर दे, उसको क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। लेकिन जौन जल में अंशतः घुलने का, ज्यादा नहीं तनी मनी घुले, उससे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। क्या है कि वो कमजोर होता है और दुर्बल इंसान कभी कुछ कर नहीं पाता है। और प्रबल इंसान जो नेक करना होता है करके दिखा देता है। दशरथ माँ जी 22 साल ससुरी पे पहाड़ के काटते रह गए अपना प्रेमिका के याद में, एकदम अब काटिए दिए। तो जौन अंदर से मजबूत होना होता है ना, उखाड़ के फेंक देता है। आज जौन भीतर ये से कमजोर होता है वो क्या करेगा, वो तो हाय बाय टाय कर के अपन लाइफ खत्म कर लेगा। समझ में आ रही बुआ। तो प्रबल का मतलब पूर्णतः घुल कर H+ आयन प्रदान करेगा, और दुर्बल का मतलब घुलेगा, तनी मनी घुलेगा, बस तनी मनी। पढ़ने के लिए बोलेगा तनी मनी पढ़ेगा, किताब बंद कर देगा। अम्मा बाबू से कहेगी खूब पढ़ लेनी, टेढ़ हो गई नहीं, ईटा लेनी, बुड़बक कहीं से, ठीक है ना। समझ गया, प्रबल और दुर्बल हम समझ गए होंगे। अब देखो अम्ल का तो दो प्रकार होगा, प्रबल और दुर्बल। ऐसे ही भस्मों का दो प्रकार होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है नॉर्मल वीक बेस। मतलब प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो क्या होता है, भस्म OH- आयन प्रदान करता है, तो ठीक उसी टाइप पे डिफिनेशन जो दिए थे दे देंगे। जो प्रबल भस्म होता है ना, वो पूर्णतः जल में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन प्रदान करेगा। कौन, OH- आयन प्रदान करेगा। अभी जो आपका प्रबल अम्ल था वो क्या कर रहा था, पूर्णतः जल में घुल रहा था लेकिन H+ आयन प्रदान कर रहा था। अब भस्म की बात कर रहे हैं तो ये भी जल में पूर्णतः प्रबल भस्म घुलेगा लेकिन ये OH- आयन प्रदान करेगा। आज जो दुर्बल अम्ल होता है ये भी जल में तनी मनी, मतलब ऐसा भस्म जो जल में तनी मनी अंशतः घुलने का काम करता है, आंशिक रूप से कम घुलने का काम करता है, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ये सारी बातें अभी तक यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अम्ल, अम्ल के प्रकार, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ये कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब जरा सा सूचक की बात करते हैं। कुछ ऐसे सूचक पाए जाते हैं जो बता देते हैं कि अम्ल है, ये क्षार
क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है। जो बताने का काम करता है, जो भेद उत्पन्न करने का काम करते हैं, उसको हम लोग सूचक कहते हैं। सूचक ये सूचित कर देगा ससुरी, जैसे आपका नाम है ये एस से, जैसे मेरा नाम संजय है तो एस से सूचित कर देगा, आपका नाम विजय है तो भी से सूचित। सूचित का मतलब सांकेतिक रूप में, ठीक है ना। तो सूचित करने का मतलब यहाँ पर अम्ल और भस्म की बात हो रही है, तो कहने का मतलब ये जो सूचक होता है ये बताने का काम करेगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, ठीक है ना। देखो सूचक जो होता है 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की, मतलब ऐसा सूचक जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सूचक। क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक। ऐसा सूचक जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है उसको हम लोग नेचुरल सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिटमस, हल्दी, ये सब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, इस कारण से सब प्राकृतिक सूचक हो गया। अब लिटमस की बात करते हैं। लिटमस नीला होता है, नीले रंग का लिटमस लेंगे और उसको अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा तो बोलेंगे कि ससुरी अम्ल है। वही नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र लेकर चलेंगे और उसको नीला में क्षार में डाल लेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला। इसका मतलब वो क्या हो गया, क्षार हो गया। यानी याद देखिएगा, जब माध्यम आपका लाल हो जाए लिटमस पत्र डालने पर, जब लिटमस पत्र किसी विलयन में डाल रहे हैं और डालने के बाद आपका लिटमस पत्र लाल हो जाए तो अम्ल और नीला हो जाए तो क्षार, याद रखिएगा। आज जो हल्दी होता है, हल्दी तो ऐसे ही देखने में पीला होता है। देखें हल्दी क्या होता है आपका, ऐसे ही देखने में क्या होता है, पीला होता है। सोचिए और वो अम्लीय अवस्था में कैसा होगा। हल्दी क्या, हल्दी देखिए, हल्दी जो होता है ना अम्लीय अवस्था में पीला होता है। इसको हम भी खोलेंगे तो क्या होता है, पीला होता है, इसमें पीला देखने को मिलता है। लेकिन क्षारीय अवस्था में क्या होता है, लाल होता है। देखिए कभी कल क्या होता है कि हल्दी उल्दी गिर जाता है टी-शर्ट पर ना, तब खींचते समय क्षार से उसको रगड़ते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। आप करके देखिएगा, ठीक है ना। हल्दी लगा लीजिएगा और साबुन से उसको रगड़ दीजिएगा, कहीं साबुन क्षार होता है तो उस कंडीशन में कैसा रंग हो जाएगा, उसका लाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है प्राकृतिक सूचक जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो जब विलयन आपको लाल दिखाई देगा लिटमस पत्र में तो समझिए लिटमस पत्र डाल दें और उस समय आपको लाल दिखाई दे तो अम्ल, नीला दिखाई दे तो क्षार। हल्दी की यदि बात करते हैं तो पीला दिखाएगा तो अम्ल, दिखाई देगा तो अम्ल और लाल दिखाई देगा तो क्षार, ठीक है, क्षारक। अब आगे चलते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब क्या, जो अपना आप से बनाया गया है, जो रसायन के द्वारा, जो केमिकल के द्वारा बनाई जाती है सूचक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे लेकर चलते हैं फिनोल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सब अपना से बनाया गया, इसको कृत्रिम या संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। अब देखो फिनोल्फथैलीन जो सूचक होता है ये जो अम्लीय अवस्था में रंगहीन हो जाता है, यदि अम्लीय अवस्था होगा तो रंगहीन हो जाएगा, जब वो क्षारीय अवस्था होगा तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय अवस्था में लाल और क्षारीय अवस्था में क्या होता है, पीला हो जाता है। तो याद देखिए फिनोल्फथैलीन अम्लीय अवस्था में लाल और क्षारीय अवस्था में गुलाबी, और मेथिल ऑरेंज अम्लीय अवस्था में लाल और क्षारीय अवस्था में पीला हो जाता है। ये दूसरा था। और तीसरा आपका गंधीय सूचक है, मतलब जिस गंधीय सूचक का होता है कि जिसके गंध से मालूम किया जा सके कि अम्ल है कि क्षार है, ठीक है ना। जैसे गंध सुन ले तो क्या, जैसे घर में भोजन बनता है तो भोजन सुन के नहीं कहते आज के एकदम टेस्टी भोजन बनना, आज तो एकदम खा लेंगे। कोनो फिल्मों में क्या होता है, अब मान लो कोनो को लड़की देखने गया, सब लड़की अपना खाना बना के लाएगी तो हीरो कहता है कि वाह कितना बढ़िया खाना बनैले है जी, तुम्हारा हाथ में जादू है, अरे जादू है, हैं। चलिए, तो कहने का मतलब जिसको गंध के द्वारा मालूम करल जा सके कि ये जो अम्ल है ये और क्या है, सूचक मतलब ये क्षार है। मतलब जिसको गंध के द्वारा मालूम करी जा सके, उसको गंध को सूंघ कर मालूम करी जा सके, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। एक ऐसा सूचक जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, मतलब एक ऐसा सूचक जिसका गंध किस माध्यम में बदल जाएगा, क्षार में या तो अम्ल में। गंध है उसका गंध क्षार में बदल जाएगा, और सूंघेंगे क्षार का जैसा लगेगा तो क्षार का मतलब क्या हो गया आपका, ये कड़वा लगेगा तो बोलेंगे वो क्या है आपका, वो आपका क्षार है। खट्टा लगेगा तो बोलेंगे अम्ल है, ठीक है ना। तो समझ में, जैसे प्याज का रस, प्याज देखें बुआ आप, प्याज जो होता है गंधहीन, मतलब क्या होता है, प्याज देखिएगा अम्लीय अवस्था में होता है, इसके कान से तीखा लगता है, होता है ना, प्याज को काटे जाते हैं तो आँखों में से करने लगते हैं, रोने लगता है लोग प्याज काटने पर, होता क्या हुआ तो वो अम्ल पाया जाता है। देखो तो प्याज का जो रस होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय माध्यम में वो तीक्ष्ण गंध, उसका गंध तीखा लगता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में उसका कोई गंध नहीं होता, गंधहीन होता है, उसका कोई गंध नहीं होता है। और दूसरा वैनिला, ये वैनिला क्या है, तो गंधीय सूचक है। ये वैनिला क्या करता है, अम्लीय माध्यम में एकदम ज्यों कहते हो जो पहले गंध रहता है वही रह जाता है, और क्षारीय माध्यम में भी इसका कोई गंध नहीं होता है। आज जो लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल देखे ना, लौंग का तेल अम्लीय माध्यम
माध्यम में कोई मतलब गंध नहीं देता है। जैसा शुरू में गंध होगा वही उसका गंध रहता है सामान्य, लेकिन क्षारीय माध्यम में उसका कोई गंध नहीं हो तो गंधहीन होता है, ठीक है ना। उसमें कोई गंध क्षारीय माध्यम में जाएगा तो कोई गंध नहीं निकलेगा। लौंग के तेल को क्षारीय माध्यम में डाल दीजिए, साबुन में डाल दीजिए, कोई गंध नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। तो समझ में आ रही है, 3 तरह का सूचक, प्राकृतिक और कृत्रिम और तीसरा का होगा गंधीय सूचक, ठीक है ना। तो 3 तरह का सूचक आपका अभी तक पूरी तरह से क्लियर हो गया। अभी आप जानेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, ये विस्तार से बातें जानेंगे। अब कुछ और इसका रासायनिक गुण देखते हैं कि अम्ल और क्षार रासायनिक गुण, जैसे धातु से अभिक्रिया कैसे करता है, धातु कार्बोनेट से धातु बाइकार्बोनेट से उदासीन आपका विलयन यहाँ पर कैसे बनेगा, इस बात पर जरा सब हम लोग फोकस करते हैं। अब अम्ल और भस्म की रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। अभी तक हम लोग अम्ल और भस्म के भौतिक गुण, उससे संबंधित अम्ल और भस्म के जो प्रकार थे, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। देखो मतलब क्या होता है, हर वस्तु का कुछ भौतिक गुण होता है, कुछ रासायनिक गुण होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार का भी कुछ रासायनिक गुण होता है। और रासायनिक गुण में आपको सिर्फ रिएक्शन से संबंधित बातें जानना, अभिक्रिया से संबंधित बातें जानना आपको। जैसे पहला देखिए, अम्ल और क्षार धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इस पर पहले आपको फोकस करना है। 5 तरह की चीजें मैं लिखा हूं रासायनिक गुण में, ठीक है ना। देखिए, तो पहले जो अम्ल और क्षार है, ये अम्ल और क्षार दोनों, ये दोनों धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो याद रखिएगा, जब धातु की किसी अम्ल से या क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो वो लवण और H2 गैस बनाता है। क्या बनाएगा, जब धातु का या तो आप अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, ना तो धातु का या तो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्षार से अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इससे धातु की अभिक्रिया करा दिए, Zn क्या धातु है आपका, जिंक। तो जब इसकी धातु से अभिक्रिया करा दे रहे हैं, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्ल का अभिक्रिया धातु से करा रहे हैं, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड आपका जो बना, ये क्या बन गया, लवण, और यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, एक हाइड्रोजन गैस निकलने का काम हो रहा है। तो याद रखिएगा, वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस ही। जैसे मान लो यहाँ पे NaOH क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस क्षार की अभिक्रिया Zn मतलब धातु से करा दे रहे हैं, तो भी क्या बना रहा है आपका, जिंकेट लवण, मतलब यहाँ पर इसको सोडियम जिंकेट कह सकते हैं, Na2ZO2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से करा रहे हैं तो जिंकेट लवण, ये लवण बन जा रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब याद रखने वाली बातें आ रही है कि जब भी धातु की अभिक्रिया आप अम्ल से कराएंगे या क्षार से कराएंगे, ससुरी बनेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। अब मान लीजिए आपको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ से जो गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, फट फट की आवाज करके जलती है। इसका अगर एक्सपेरिमेंट देखी जाए तो याद रखिएगा, जैसे मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक है, इन दोनों का मिश्रण कर दीजिए। अब मिश्रण करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक पाइप में भर देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि खुला आपका एक डिब्बा है, ठीक है ना, इसमें मैंने क्या क्या मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जस्त, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्ल और जस्त लोहा दोनों मिला देंगे, अम्ल लोहा चाहे क्षार या लोहा कुछ भी मिला दीजिए। कहने के बाद एक धातु है, एक अम्ल आपको मिलाना है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका एक पात्र है, इस पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Zn जिंक डाल दिया। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। आप बंद कर देंगे और यहाँ से को पाइप आपको निकाल देना है। यहाँ पर शॉर्ट में समझिएगा, ये आपका एक डिब्बा है, एक पात्र में यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक पात्र ले लिया, इसके अंदर 2 तरह की चीजें मैं भर दे रहा हूँ। एक कौन कौन सा, तो एक भर देंगे Zn जिंक, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब अम्ल और उसको धातु या क्षार या धातु, दोनों का मिश्रण करके इस डिब्बा को बंद कर देंगे, एक पाइप निकाल देंगे। और जो पाइप होगा उसको इस बाल्टी में के पानी में रख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ बंद इसको करना जरूरी इसलिए है क्योंकि गैस निकलेगा, दिक्कत नहीं पहचान आएगी। आपको पहचानना है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी। तो जिसको पहचानना है, जिस विलयन से आपको पहचानना है, जिस मिश्रण से, जिस अभिक्रिया से पहचानना है कि वहाँ कौन सी गैस निकले, उसके लिए यही करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Zn क्या दोनों डाल दिए, यहाँ से एक पाइप निकाल दिए, और पाइप निकालने के बाद इस पाइप में क्या किए, जैसे ही अब इसका मिश्रण, इसका अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Zn ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और इसमें पानी है तो हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का होता है, वो क्या करेगा, बुलबुला छोड़ने लगेगा और बुलबुला के रूप में ऊपर ऊपर आने लगेगा। और ऊपर जब आने लगेगा ना तो आप फटाके काम करेगा, मोमबत्ती रहेगा, मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है फटफट की आवाज करते हुए मतलब खत्म हो जाएगा। तो फटफट की आवाज किया तो इसका मतलब वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। सीधा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या, इसमें आपके पास एक पात्र होनी चाहिए, उसके अंदर Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड या Zn दोनों को भरेंगे और भरने के बाद भी बंद कर सकते हैं। यहाँ से पाइप निकाल देंगे, अब पानी होनी चाहिए, पाइप का मुंह पानी से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ही अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बुलबुला छोड़ने लगेगा, वही बुलबुला
बुलबुला जो है ना आकाश में उड़ने लगेगा, वहां पर जो बुलबुला उड़ेगा उसको मोमबत्ती से जलाएगा, वो जल जाएगा, फटफट की आवाज करते हुए जल जाएगा। इसका मतलब वो जो गैस है वो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो बस इतनी बातें याद रखनी है कि धातु मतलब अम्ल और क्षार धातु से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब दूसरा आते हैं, देखो दूसरा अम्ल और जो क्षार है उसकी अभिक्रिया हम लोग धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट, मतलब धातु का कार्बोनेट और धातु का एक बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, उससे अभिक्रिया कराते हैं। जैसे मान लो कि अम्ल आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है, इसका कार्बोनेट क्या हो गया आपका CO3। तो यहाँ पर धातु की अभिक्रिया मतलब अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट से कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा। सीधी सी बात इतना याद रखना है कि जब धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा, याद रखिएगा, जब धातु किससे? अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा? जब धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा, जब धातु जो है ना आपका अम्ल से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, जब धातु जब आपका ये जब कार्बोनेट जब अम्ल से रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपको देखना धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट है, मतलब ये धातु कार्बोनेट हो गया, आई अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना दे रहा है? जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना देगा? जल बना देगा। याद रखना है कि जब भी धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बना देगा? जल बना देगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ समझेंगे। आइए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया भी अम्ल है, अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से धातु बाई कार्बोनेट से करा दे रहे हैं, दोनों से, तो इसका अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से हो गया। अब इसी का अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जा सकता है, तो जब धातु की अभिक्रिया धातु बाई कार्बोनेट से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम बाई कार्बोनेट से कराते हैं तो भी वही बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा आपका? जल बनेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग अम्ल का किससे? धातु कार्बोनेट से या धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? वो आपका लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो याद रखिए, ये किसके लिए है? तो ये अम्ल के लिए। अम्ल धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करे, किससे? धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करे, चाहे धातु बाई कार्बोनेट से। धातु कार्बोनेट धातु बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करे तो बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना देगा? जल बनाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। लेकिन जो क्षार होता है, क्षारक, वो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करने का काम करता है, क्षार नहीं करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, तीसरा, अम्ल और क्षारक की आपस में प्रक्रिया, मतलब अम्ल और भस्म का अपने आप में प्रक्रिया दे, मिलेगा तो क्या करेगा? तो ये तो आपको पहले के जब पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ाए थे तो उसी में बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, उसी में आपको बताया गया था कि अम्ल और भस्म, चाहे अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं। तो अम्ल और क्षारक मतलब भस्म की अभिक्रिया करा रहे हैं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक अम्ल एक क्षार है, दोनों का अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है। इसका मतलब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनाएगा। यह प्रक्रिया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, ये बात आप पहले से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षार के साथ धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया कराकर हम लोग देखते हैं। दे दीजिए, अम्ल जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से हम करा दे रहे हैं तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। याद देखिए, क्या बनेगा? लवण और जल। देख सकते हैं यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड कह सकते हैं। इसके कारण से क्या होता है? विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, अब समझिए आगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अम्ल का अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो ये आपका HCl अम्ल है, ये धातु के ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करा देंगे तो लवण और क्या बना देगा? जल बना देगा। आगे देखते हैं, मान लो कि ये आपका क्षार है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, चूंकि वो चायन है। इसकी अभिक्रिया किसके? अधात्विक ऑक्साइड से। यहाँ देखो, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से होता है, लेकिन क्षार की अभिक्रिया जहाँ ऑक्साइड नहीं हो उससे अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराएगा। ठीक है ना, ये अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। आज जो क्षार होता है वो अधात्विक अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र होता है, संगे मरमर, पढ़े ना, संगे मरमर। आजकल तो कोनो संगे मरने वाला नहीं है, 2 दिन का वादा करेगा सब, तीसरा का दिन भुला जाएगा सब। लड़का लड़की का ये है होता है, लड़का लड़की का दोनों प्रेम करेगा सब तो खूब वादा करेगा सब कि जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर ई करेंगे वो करेंगे फलाना ठेकाना। अब बाद में कुछ नहीं होता ससुरी के, सब सपने सपने रहता है, देखल सपने। अब रात के सोएगा सबका, सुतेगा सबका, सुत के सोचेगा सबकी बाप
हमारा ऊ ठपना पूरा नहीं हुआ, अरे दादा ले हमारा ऊ ठपना पूरा नहीं है, मारी नाक को बस नाक फोड़ दी। तो कहने का मतलब हुआ, समझिएगा ध्यान से, कहने का मतलब समझ ना, एक आपका क्या यहाँ पर संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, संगे मरमर, संगे एकदम मर जाना है, इस संगमरमर होता है। ये सब क्या है, चूना है। दीवार पर जो चूना लगाते हैं ना, वो कौन सा चूना होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भाखड़ा चूना या शुष्क बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। और सीमेंट में जो चूना लगाया जाता है वो कली चूना होता है, जिसका सूत्र होता है CaO, कली चूना उसको कहते हैं। ये सब मोटा मोटी बातें याद रखिएगा। तो जब अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, आज जब क्षार का अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो भी लवण और जल बनेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहा है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, तब ये लवण बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना दे रहा है, जल बना दे रहा है। ठीक है ना। अब पांचवा देखिए, जलीय विलयन में हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि वो जो उपस्थित है वो अम्ल है या क्षार है। देखिए तो क्या है ना कि जल की उपस्थिति में यदि H+ आयन उत्पन्न करेगा वो विलयन, समझिएगा, जल की उपस्थिति में कोई विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, इसका मतलब वो विलयन कौन सा है, अम्लीय विलयन है। ठीक है ना। तो पहचान लेंगे कि यहाँ इसमें क्या मौजूद है, अम्ल मौजूद है। ठीक है ना। तो जल की उपस्थिति में अम्ल कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, और H+ आयन जो होते हैं ना आगे मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, मतलब H3O+ आयन बनाने का काम करते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन इसको कह सकते हैं, हाइड्रोनियन आयन कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। ठीक है ना। H+ आयन मिलकर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए H+ आयन जब जल से विक्रिया कर रहे हैं हाइड्रोनियन आयन बनाते हैं, H3O+ बनाने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल से विक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ये अलग हो जाएगा, और एक गो हाइड्रोजन, दो गो यहाँ पर हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा तो 3 गो हाइड्रोजन हो जाएगा जी, 3 गो, तो H3O+ हो गया, इसको हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। तो जहाँ H+ आयन उत्पन्न होगा समझ जाइए कि वो क्या है आपका, वो आपका है जलीय विलयन अम्लीय है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि कोई जलीय विलयन है, उसको क्षारीय होने का कैसे पता करेंगे, तो यदि वो विलयन OH- आयन प्रदान करता है, क्योंकि शुरू में जान चुके हैं OH- आयन ससुरी प्रदान कर देगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जलीय विलयन क्षारीय है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, क्षारक जल की उपस्थिति में OH- आयन बनाने का काम करते हैं। जैसे NaOH, इसकी जब जल से विक्रिया करेंगे तो Na अलग हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसका OH- आयन दे रहा है, इसका मतलब ये विलयन कौन सा है, ये आपका क्षारीय विलयन है। ठीक है। अब देखिए, अम्ल और क्षार को जल में मिलाते समय सावधानी बरतनी होती है। ठीक है ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, जान भी आपकी जा सकती है। अम्ल और क्षार आपके पास है तो उसको जल में मिलाएंगे तो कुछ सावधानी बरतना जरूरी होता है। जैसे पहले का देखिए, अम्ल और क्षार जल में धीरे धीरे मिलानी चाहिए। अम्ल और क्षार जो है ना जल में क्या करना चाहिए, धीरे धीरे मिलानी चाहिए, क्योंकि वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। उष्माक्षेपी बहुत जल्दी उष्मा उत्पन्न करने का काम करता है, और जब बहुत जल्दी उष्मा उत्पन्न कर देगा तो याद देखिएगा बड़ी दिक्कत कर देगा। जहाँ मान लो कि अब क्या है कि सलाई आप बांट दिए, गैस सिलेंडर देखिए, और कभी कल गैस खोलकर आदमी पूरा छोड़ देता है, पूरा का पूरा, और सलाई मारता है तो भड़ाके से एकदम करता है, फिर होगा तो मुंह झोकार के मुंह खत्म कर देगा वो। तो कहने का मतलब क्या कि अम्ल और क्षार जब जल में डालेंगे ना तो वो एक बार उष्मा उत्पन्न कर देता है, उष्मा उत्पन्न करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए इसी कारण से जल में जब भी अम्ल या क्षार मिलाइए तो क्या करना, आपको धीरे धीरे मिलाना, एक बार डायरेक्ट मत मिला दीजिए, ना डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा, जाने में टाइम नहीं लगेगा, समझा नहीं बुआ। और दूसरा, ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, इसलिए कांच के पात्र को हमेशा हिलाते हैं, तन में डाल दीजिए फिर हिला दीजिए, तन में डाल दीजिए फिर हिला दीजिए, हिलाने डोलाने का काम आप जानते ही हैं, ये तो पहले ही से आपके पास एक्सपीरियंस है, इसके तो मास्टरी करके रखे हैं आप लोग, समझ रही बुआ। तो जलीय विलयन में क्या, जब भी जल में अम्ल या क्षार मिलाएंगे तो 2 सावधानी बरतनी है, एक तो अम्ल या क्षार धीरे धीरे डालना है, और दूसरा क्या, धीरे धीरे डालना है, स्लोली डालना है, और दूसरा क्या है, ये जो अभिक्रिया होता है उष्माक्षेपी होता है, खतरनाक हो सकता है, इसलिए उष्माक्षेपी इस पात्र, जो भी पात्र आप लिए, कांच का धातु जो भी लिए, उसको क्या करें, हिलाते रहिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप एसिड की भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाई जाती है, सांद्र अम्ल, ये सारी बातें बेसिक से आप जान चुके हैं। ठीक है ना। तो इसका मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में, अगले पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा पीएच स्केल, बताऊंगा कि पीएच स्केल क्या है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और हमारे जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। और तीसरा पार्ट में मैं लवण के बारे में बताऊंगा कि लवण क्या होती है, कौन कौन लवण क्या बनाता है, कहाँ किसका उपयोग होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। इसका मतलब है एसिड, बेस और साल्ट से संबंधित आपका 3 वीडियो बनेगा, 3 पार्ट बनेगा। पार्ट 1 ये रहेगा, पार्ट 2 में पीएच स्केल, और पार्ट 3 में साल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में क्या स्टार्ट करते हुए, तो हम लोग पीएच स्केल स्टार्ट करते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।